शोना और सबरीना दिल्ली में रहने वाली दो बहनें। सबरीना की बड़ी बहन शोना जो पेशे से स्टार मॉडल बनना चाहती थी और उसी के लिए स्ट्रगल भी कर रही थी। उसकी खूबसूरती की मिसालें दी जाती थी। जो भी उसे पहली बार देखता तुरंत कह देता था, आप बॉलीवुड में क्यों नहीं ट्राई करती। शोना के मन में भी कहीं ना कहीं बॉलीवुड जाने की ख्वाहिश थी। वहीं सबरीना दिल्ली में ही काम किया करती थी। 29 अप्रैल 1999 की सुबह की बात है। सबरीना को ऑफिस के लिए छोड़ते हुए शोना ने कहा कि आज शाम को टैमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट आना, दोनों मजे करेंगे। सबरीना ने भी हाँ में इशारा कर दिया, लेकिन सबरीना को अंदाजा भी नहीं था कि ये उसकी बहन की आखिरी शब्द थे। उस रात सबरीना के फोन की घंटी बजती है। फोन के उस तरफ से आवाज आती है, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, शोना को चोट लगी है। और फोन कट जाता है। थोड़ी देर बाद फिर से फोन की घंटी बजती है। इस बार उधर से कहा जाता है कि जल्दी आओ, शोना को गोली लगी है। जो शोना गोली की शिकार हुई थी उसका नाम जसिका लाल था। और आज हम जसिका लाल मर्डर केस की कहानी से रूबरू होंगे। दिल्ली के कुतुब मीनार के करीब ही एक टैमरिंड कोर्ट नाम का एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। इस रेस्टोरेंट की मालकिन ब्रिटिश नागरिक बीना रमानी और उसके पति हुआ करते थे। मई के महीने में बीना के पति को 6 महीने के लिए कनाडा जाना था। इसलिए 29 अप्रैल 1999 को बीना रमानी ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने का फैसला किया। वैसे तो हर थर्सडे इस रेस्टोरेंट में दारू शराब की पार्टी हुआ करती थी, जिसे रेस्टोरेंट वालों ने थर्सडे ब्लूज का नाम दिया था। जसिका लाल और बीना रमानी के बीच दोस्ती हुआ करती थी, इसीलिए बीना ने जसिका को थर्सडे की पार्टी का इनविटेशन भी दिया और बार टेंडरिंग का काम भी उसे दे दिया। जसिका को पैसों की जरूरत रहती थी तो उसने भी काम के लिए हाँ कर दिया। जसिका के साथ मॉडल शैन मुंशी को भी शराब सर्व करने का काम दिया गया था। रात के 8 बज चुके थे। पार्टी शुरू हुई। दिल्ली के अमीर लोगों का आना जाना शुरू हो चुका था। इसी पार्टी में मुंबई से भी काफी लोग आए हुए थे। नाच गाना चल रहा था। जसिका और शैन मुंशी भी अपने काम में लगे हुए थे। जसिका की नजर अपनी बहन की तलाश कर रही थी, लेकिन ऑफिस के काम की वजह से वो आ नहीं पाई थी। बहन के बिना जसिका का ज्यादा मन तो नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी कमिटमेंट की वजह से वहां रुकी हुई थी। देखते ही देखते रात के 12 बज जाते हैं। काफी लोग पार्टी से जा चुके थे। जसिका भी अपने काम को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। तभी पार्टी में एक शख्स और उसके 3 दोस्तों की एंट्री होती है। इस शख्स का नाम सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मन्नू शर्मा था। मन्नू शर्मा ने ऑलरेडी काफी शराब पी रखी थी। बता दें कि मन्नू शर्मा हरियाणा के कांग्रेस नेता विनोद शर्मा का बेटा है। उसके साथ यूपी के बाहुबली नेता डीपी यादव का बेटा विकास यादव भी था। वही विकास जिसने आगे चलकर नीतीश कटारा की हत्या की और बाद में उसके लिए जेल की हवा भी खाई। अब तक रात के 12:30 बज चुके थे। जसिका भी अपना काम खत्म करने की कोशिश कर रही थी। तभी बार में मनु शर्मा आता है। मनु को पता था कि शराब की सर्विंग बंद हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसने अपनी धौंस दिखाने के लिए जसिका से एक पैग शराब मांगा। जसिका ने भी मनु को घड़ी की टाइमिंग दिखाते हुए कहा, सर शराब खत्म हो गई है। मनु को लगा कि उसे कोई शराब कैसे मना कर सकता है। उसने फिर कहा, मुझे शराब चाहिए, लाकर दो। जसिका ने भी फिर से मना कर दिया। इसके बाद मनु ने जसिका को कुछ पैसों का रौब दिखाते हुए शराब मांगी, लेकिन जसिका के ऊपर पैसों का रौब भी नहीं चला। उसने फिर से शराब देने से मना कर दिया और कहा, नहीं है शराब तो कहां से दे दूं। यह सुनकर मन्नू को गुस्सा आ गया। उसे लगा कि दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती हो गई है। उसने गुस्से में .22 कैलिबर की पिस्टल निकाली और हवा में एक राउंड फायर कर दिया, लेकिन फिर भी जसिका को उससे डर नहीं लगा। यह देखकर मन्नू को और ज्यादा गुस्सा आ गया और बिना कुछ सोचे जसिका की आंखों के सामने पिस्तौल तान दी। कोई कुछ समझ पाता कि उससे पहले ही मन्नू शर्मा ने जसिका लाल के सर पर गोली चला दी। जसिका वहीं गिर पड़ी। पार्टी में लोग इस कदर नशे में डूबे हुए थे कि कुछ देर तक तो किसी को समझ ही नहीं आया। ये देखकर मॉडल शैन मुंशी घबरा गया। वो चिल्लाया कि जसिका को गोली मार दी। ये कहते हुए वो बाहर की तरफ भाग गया। बीना रमानी जसिका के पास पहुंचती है और मन्नू शर्मा को देखते हुए कहा कि
तुम कौन हो और पिस्टल लेकर पार्टी में क्यों आए? मन्नू शर्मा ने कहा कि मैंने गोली नहीं मारी। ये कहते ही अपने दोस्तों के साथ वहां से वो भाग गया। जसिका को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मन्नू शर्मा पार्टी से निकला और एक सुनसान जगह जाकर अपनी पिस्तौल को जमीन में गाड़ दिया। इसके बाद चारों दोस्त विकास यादव के बंगले पर गए और वहीं रात गुजारी। अब केस पुलिस के पास पहुंच चुका था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करती है और 4 मई को पहली गिरफ्तारी अमरदीप सिंह गिल की करती है। इसके बाद 8 मई को बीना रमानी और उसके पति को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। बीना रमानी के ऊपर इल्जाम था कि वो अपने रेस्टोरेंट में बिना लाइसेंस के शराब सर्व कर रही थी। इसी के साथ बीना रमानी ने जसिका के खून को साफ करवा दिया था, तो उनके ऊपर एविडेंस को मिटाने का आरोप भी लगाया गया। लेकिन फिर भी जुगाड़ से बीना रमानी और उसके पति को जमानत मिल चुकी थी। अब तक 1 महीना बीत चुका था, लेकिन मन्नू शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। लेकिन फिर 1 हफ्ते बाद पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगती है। वो कामयाबी ये थी कि मन्नू शर्मा की गिरफ्तारी हो चुकी थी। 3 अगस्त 1999 की तारीख आती है। पुलिस मन्नू शर्मा और उसके दोस्तों के खिलाफ चार्जशीट दायर करती है। सभी को लग रहा था कि ये तो ओपन एंड शट केस है। कई लोगों ने पार्टी में मन्नू को जसिका के ऊपर गोली चलाते देखा था। लेकिन अब शुरू होता है पावर और राजनीति का गंदा खेल। एक के बाद एक 33 गवाह अपने बयान से पलट जाते हैं। शैन मुंशी, जो जसिका का दोस्त था और उसने सबसे करीब से मन्नू शर्मा को गोली चलाते देखा था, वो भी अपनी बात से पलट चुका था। उसने कोर्ट में कहा कि मुझे हिंदी नहीं आती है, मैंने पुलिस को अंग्रेजी में बयान दिया था और पुलिस ने गलत समझ लिया। उस दिन 2 गोलियां चली थीं। जसिका की मौत किस गोली से हुई मुझे नहीं मालूम। 6 साल मुकदमा चलने के बाद 21 फरवरी 2006 को कोर्ट का फैसला आता है और सभी आरोपियों को रिहा कर दिया जाता है। अगले दिन की सुबह मीडिया में हेडलाइन छपती है कि नो वन किल्ड जेसिका। इसी के साथ अखबारों में कोर्ट से सवाल भी किया जाता है कि आखिर ओपन एंड शट केस होने के बावजूद मन्नू शर्मा को रिहा क्यों किया गया। जब जस्टिस ने कुछ देर के लिए अपने कदम पीछे कर लिए थे, तो अब मीडिया के आगे आने की बारी थी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। मीडिया ने अपने रोल को काफी अच्छे से निभाया। तहलका मैगजीन ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। इस स्टिंग में शैन मुंशी का झूठ पकड़ा गया था। उसने कोर्ट के सामने कहा था कि उसे हिंदी नहीं आती, लेकिन मीडिया के रिपोर्टर्स के सामने वो अच्छी हिंदी बोल रहा था। ऐसे ही कुछ और स्टिंग ऑपरेशंस हुए, जिसमें गवाहों ने बताया कि कैसे मन्नू शर्मा ने उन्हें डराया धमकाया था। इन सभी के साथ एक और रिकॉर्डिंग सामने आई थी, जिसमें मन्नू शर्मा ने इस बात को माना था कि हाँ, जसिका लाल को उसी ने गोली मारी थी। मीडिया प्रेशर के अलावा जसिका लाल की बहन सबरीना के लीडरशिप में भी एक बड़ा कैंपेन चल रहा था। सबरीना अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए सड़कों में आंदोलन कर रही थी। सबरीना इस केस को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच चुकी थी। फिर हाई कोर्ट में 25 दिनों तक इस केस की सुनवाई चली। मीडिया अपना प्रेशर बनाए हुए थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को पलट दिया और मन्नू शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और विकास यादव को 4 साल की सजा सुनाई गई। इसी के साथ कोर्ट में झूठ बोलने के लिए शैन मुंशी पर भी मुकदमा शुरू हो गया। इस फैसले के बाद मन्नू शर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वहां उसकी तरफ से देश के जाने माने वकील राम जेठमलानी खड़े हुए थे। लेकिन अब भी मन्नू शर्मा के खिलाफ जनता का गुस्सा और मीडिया का प्रेशर कायम था। असर ये हुआ कि राम जेठमलानी के आर्गुमेंट्स का भी कोर्ट के ऊपर कोई असर नहीं हुआ और 19 अप्रैल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को कायम रखा। इस घटना के बाद मीडिया और जनता ने मिलकर सरकार से सवाल किए और इस घटना को नो वन किल्ड जसिका से जसिका डिजर्व्स जस्टिस तक लेकर गए और जस्टिस मिला भी। लेकिन एक दुख की बात यह भी थी कि अपनी बेटी जसिका के जस्टिस को उसके पिता अजीत लाल नहीं देख पाए थे। जस्टिस मिलने से पहले ही अजीत लाल इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। हालांकि साल 2020 में दिल्ली के डिप्टी गवर्नर अनिल बैजल ने मन्नू शर्मा को रिहा करने की अनुमति दे दी।
इसके बाद जसिका की बहन सबरीना ने भी एक लेटर लिखकर कहा कि उन्हें अब मन्नू की रिहाई से कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने मन्नू को माफ कर दिया। इसी के साथ सबरीना ने मन्नू को माफ करते हुए लिखा कि हम माफ करने में यकीन रखते हैं। मेरी माँ ने 1999 में ही मन्नू को माफ कर दिया होता अगर उसने खुद माफी मांग ली होती। जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आता है जब कुछ चीजों को पीछे छोड़ देना चाहिए। मुझे विक्टिम वेलफेयर बोर्ड से मिलने वाले पैसे भी नहीं चाहिए, उन्हें किसी जरूरतमंद को दे दीजिएगा। तो फिर बस इतनी सी थी ये कहानी, मदहोशी की, मर्डर की, माफी की, यानी कहानी जसिका लाल की।